गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर में नया टॉपिक शुरू करते हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। वाक्य से तात्पर्य, क्या आप जानते हैं कि भाषा का उद्देश्य क्या है? संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? भेजना। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, दूसरे के सामने हम विचारों को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। संप्रेषण के अंतर्गत हम वार्तालाप करते हैं। क्या करते हैं? वार्तालाप करते हैं और उन्हीं विचारों को हम दूसरों को पहुंचाते हैं। और वार्तालाप की रचना किससे होती है? वाक्यों से होती है। अतः वार्तालाप की आधारभूत इकाई क्या है? वाक्य। वार्तालाप की आधारभूत इकाई वाक्य है। वाक्य के द्वारा व्यक्ति अपने भाव और विचारों को क्या करता है? व्यक्त करता है और उसे ही संप्रेषण करता है। किसके माध्यम से करता है? भाषा के माध्यम से। और उसे व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वाक्य की। और वाक्य किससे बनते हैं? हम अपने भाव और विचारों से उसे व्यक्त करते हैं। आप ये जो तो जानते ही हैं कि वाक्यों की रचना विभिन्न पदों और पदबंधों से होती है। आपको 8th क्लास में भी पढ़ाया है पदबंध। तो विभिन्न पद या पदबंधों से होती है। वाक्य में आए हुए सभी पदबंध परस्पर मिलकर वक्ता के विचार या संदेश को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। इस तरह यह कहा जा सकता है वाक्य मानव मन के भाव और विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा की लघुतम इकाई है। भाषा की क्या है? लघुतम इकाई है। ऐसे ही मैंने आपको कहा था वर्ण क्या है? भाषा की, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऐसे ही भाषा की सभी से संप्रेषण करने में वाक्य भाषा की सबसे लघुतम इकाई है। वाक्यों के कुछ उदाहरण देखिए। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए आप इसके, जैसे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, सब लोग बहस कर रहे हैं, किसान खेतों में हल चला रहे हैं। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, किसान और अलग खेती करने के लिए, कुछ बोने के लिए हल चला रहे हैं। और कोरोना पे लोग रोजाना न्यूज पे बहस करते हैं। तो ये क्या है? छोटे छोटे वाक्य। और इन्हीं वाक्य भाषा की क्या हो गई? ये लघुतम इकाई। और लिखित भाषा में वर्ण भाषा की लघुतम इकाई। तो ऐसे ही अपने भाव और विचारों व्यक्त करने के लिए भाषा की लघुतम इकाई क्या है? वाक्य। यदि वाक्यों की रचना पर ध्यान दे तो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वाक्य की रचना के दो अंश प्रमुख होते हैं, कर्ता और क्रिया। कर्ता जो कार्य को करता है। क्रिया के बिना तो वाक्य पूर्ण ही नहीं हो सकता। यदि हम लड़के ने बिल्ली को डंडे से अब मात्र कहते हैं तो ये वाक्य क्या हुआ? पूरा हुआ? नहीं, मारा। लड़के ने बिल्ली को डंडे से मारा। तो मारने की क्या की उसने? क्रिया की। और कर्ता कौन हो गया? लड़का। तो कर्ता और क्रिया के बिना ये वाक्य पूर्ण नहीं होता। मोहन फुटबॉल खेल रहा है। जैसे मोहन क्या हो गया? कर्ता। और खेलना क्या हो गया? क्रिया। तो कर्ता और क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं होता। जैसे अदिति निबंध लिख रही है, तो अदिति क्या हो गई? कर्ता। और लिखना क्या हो गया? क्रिया। तो क्योंकि इसमें क्रिया पदबंध नहीं है। जब इस वाक्य में क्रिया पदबंध को जोड़ दिया गया है तभी ये वाक्य बनता है। जैसे लड़के ने बिल्ली को डंडे से मारा, तो ये क्रिया पदबंध क्या हो गया? मारने से क्रिया पदबंध को जोड़ दिया और वाक्य पूर्ण हो गया। ध्यान रखिए, बिना क्रिया पदबंध के वाक्य नहीं बनता। जैसे यहाँ पे अधूरा था, लड़के ने बिल्ली को डंडे से। जब मारा शब्द नहीं जोड़ा तो वाक्य क्या रह गया? अधूरा। क्योंकि इसमें क्रिया पदबंध को नहीं जोड़ा, इससे वाक्य क्या रह गया? अधूरा रह गया। और यहाँ पर मारा जोड़ दिया तो वाक्य क्या बन गया? पूर्ण वाक्य, क्योंकि यहाँ क्रिया पदबंध को जोड़ दिया गया है। कर्ता को उद्देश्य और क्रिया पदबंध को क्या कहते हैं? विधेय। कर्ता को क्या कहते हैं? उद्देश्य। और क्रिया पदबंध को विधेय कहते हैं। उद्देश्य, अगर आप ऐसे भी बोल सकते हो, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य कौन होता है? कर्ता। और विधेय कौन होता है? क्रिया। वस्तुतः उद्देश्य वाक्य का वह भाग है जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाता है। जिसके विषय में, अभी मैंने आपको 2-3 उदाहरण पहले बताया था। मोहन फुटबॉल खेल रहा है, अदिति निबंध लिख रही है, लड़के ने बिल्ली को डंडे से मारा। तो यहाँ कर्ता कौन थे? लड़का, लड़के, मोहन, अदिति, ये क्या है? कर्ता। उसके विषय में बताया गया वो क्या कर रहे हैं? अदिति निबंध लिख रही है, मोहन फुटबॉल से खेल रहा है, लड़के ने बिल्ली को डंडे से मारा। बिल्ली को, तो ये क्या, लड़के क्या हो गया? लड़के और अदिति और मोहन, इसके विषय में बताया गया कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं
कर रहे, जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाता है। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता के विस्तारक आते हैं। अब कर्ता और कर्ता के विस्तारक कौन है? विधेय, जो क्रिया कर रहे हैं वो उसके विस्तारक हो गए, जिसका विधान उद्देश्य के लिए किया जाता है। विधेय के अंतर्गत क्रिया पदबंध तथा उसके विस्तारक आते हैं। अब जैसे मोहन फुटबॉल खेल रहा है, अब मोहन फुटबॉल क्या हो गया? उसका विस्तारक हो गया। लड़के ने बिल्ली को डंडे से मारा, मारना क्रिया हो गई, बिल्ली को डंडे से, ये क्या हो गया? डंडे से विस्तारक हो गया। तो ये, और मारना क्या है? क्रिया पदबंध। तो ऐसे ही ये क्या हो गए? विस्तारक, जिसका विधान उद्देश्य के लिए किया जाता है। विधेय के अंतर्गत क्रिया पदबंध और उसके विस्तारक आते हैं। इस तरह ये कहा जा सकता है वाक्य की रचना उद्देश्य तथा विधेय के योग से होती है तथा ये स्वयं में पूर्ण तथा वाक्य की रचना उद्देश्य तथा विधेय के योग से होती है। इस प्रकार वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। उद्देश्य क्या होते हैं? कर्ता। विधेय क्या होता है? क्रिया। तो वाक्य के कितने अंग हुए? दो, उद्देश्य और विधेय, तथा यह स्वयं में पूर्ण तथा स्वतंत्र होते हैं। उद्देश्य और विधेय दोनों स्वयं में क्या होते हैं? पूर्ण तथा स्वतंत्र होते हैं और इनसे वाक्य पूर्ण बन जाता है। वाक्य की परिभाषा उद्देश्य तथा विधेय से बनी भाषा की वह लघुतम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों और विचारों को प्रेषित करता है। जिसके माध्यम से वक्ता अपने भाव और विचारों को संप्रेषित करता है, एक दूसरे के पास भेजता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य के माध्यम से ही अपने भावों और विचारों को दूसरों को संप्रेषित करता है। उद्देश्य और विधेय से बनी भाषा की वह लघुतम इकाई, भाषा की उद्देश्य और विधेय के माध्यम से भाषा की लघुतम इकाई क्या है? वाक्य। और जिसके माध्यम से वक्ता जो विचार व्यक्त करने वाला हो अपने भाव और विचारों को संप्रेषित करता है, वह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाते हैं। वाक्य की प्रमुख विशेषताएं। इस तरह वाक्य की निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती है। वाक्य विचारों एवं भावों को व्यक्त करने वाली भाषिक इकाई है। क्या है? भाषिक इकाई है। वाक्य की रचना विभिन्न पदों एवं पदबंधों के मेल से होती है। वाक्य की रचना कैसे होती है? विभिन्न पदों एवं पदबंधों के मेल से होती है। वाक्य के दो प्रमुख घटक होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। जैसे कि मैं आप अभी पहले बताया, वाक्य के प्रमुख दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। उद्देश्य क्या होता है? कर्ता, विधेय क्रिया। बिना विधेय या क्रिया पदबंध के कोई भी वाक्य नहीं बनता। कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता बिना विधेय या क्रिया पदबंध के। कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता। वाक्य स्वयं में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। वाक्य स्वयं में कैसा होता है? पूर्ण होता है, स्वतंत्र होता है, उसका अर्थ आराम से स्पष्ट हो जाता है। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो आधारों पर किया जाता है, रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्यों के भेद करते समय ये देखा जाता है कि वाक्य की रचना क्रिया पदबंध से हुई है या एकाधिक क्रिया पदबंधों से, एक क्रिया पदबंध से हुई है या एक से अधिक क्रिया पदबंध से हुई। जिस वाक्य में क्रिया के एक क्रिया पदबंध होते हैं उसे सरल वाक्य कहते हैं, और जिसमें एक से अधिक वाक्य क्रिया पदबंध होते हैं उन्हें जटिल वाक्य कहते हैं। जटिल वाक्यों के पुनः दो भेद किए जाते हैं, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। जटिल वाक्य को हम कठिन वाक्य भी कह सकते हैं। जटिल वाक्य के पुनः कितने भेद किए जाते हैं? संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद करते समय ये देखा जाता है वाक्य अर्थ की दृष्टि से कौन सी छटाएं बखेर रहा है, कौन सी विशेषताएं, छटाएं का अर्थ विशेषताएं बखेर रहा है। वक्ता के कौन से भावों एवं वृत्ति का अर्थ होता है विचार, विचारों को व्यक्त कर रहा है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। जैसा कि हमने ऊपर स्पष्ट किया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद किए जाते हैं उनमें वाक्य के अर्थ या वक्ता द्वारा विभिन्न वृत्तियों पर ध्यान दिया जाता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के निम्नलिखित प्रमुख भेद सामने आते हैं। कथनात्मक, जो हम सामान्य बातचीत करते हैं, या विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संभावनार्थक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं उनमें क्रिया पदबंध वाले सरल वाक्य भी हो सकते हैं। एक क्रिया वाले
राम खेल रहा है, खेलने की क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, ये नहीं पता क्या खेल रहा है लेकिन खेल रहा है। अगर राम पढ़ाई भी कर रहा है साथ में खेल भी रहा है, कोई और भी कार्य कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, दो क्रिया वाले पदबंध है जो उन्हें जोड़कर संयुक्त वाक्य बना देते हैं। तो एक से अधिक क्रियाबंध पदबंध वाले जटिल या कठिन वाक्य भी हम प्रत्येक भेद के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से बताएंगे। कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य, इन वाक्यों में अंग्रेजी के अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये वाक्य सामान्य कथन होते हैं, ये सामान्य कथन जो नॉर्मल हम बातचीत करते हैं। इसके अतिरिक्त इस वर्ग में किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति, अवस्था, दशा आदि का बोध कराने वाले स्थित्यात्मक वाक्य भी आते हैं। इसके अतिरिक्त कौन से वाक्य आते हैं, वस्तु या व्यक्ति की स्थिति, अवस्था, वह कैसी अवस्था है, वह बूढ़ा है, जवान है, दशा, वह उसकी कैसी दशा है, तो आदि का बोध कराने वाले स्थित्यात्मक वाक्य भी आते हैं। उदाहरण देखिए, सामान्य कथन, तेज हवा चल रही है, बारिश आने वाली है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। इनमें सब में क्या है, एक क्रिया है, एक क्रिया पदबंध है। कल मेरे कुछ दोस्त आएंगे, हम सब फिल्म देखने जाएंगे, तो इसमें सब में एक क्रिया पदबंध है। इस तथ्यात्मक वाक्य, शीला एक अध्यापिका है, शीला क्या है, एक अध्यापिका है। नॉर्मल कथन, किताब मेज पर है। आप कई बार पूछते हो, कुछ भूल जाते हो, तो मम्मी मेरी बुक कहाँ है, तो आपकी मम्मी क्या बोलती है, मेज पर है। वह छत पर है, मेरा भाई बीमार था, मुझको तेज बुखार है। कथनात्मक या विधानवाचक वाक्यों के अंतर्गत जटिल वाक्य भी आते हैं, जटिल या कठिन वाक्य। तेज हवा चल रही है और बारिश भी आने वाली है। हवा चल रही है, तो ये क्या हो गई, इसमें एक कर्मक और साथ में दूसरी संभावना भी जताई जा रही है कि बारिश भी आने वाली है। जो लोग मेरे साथ चलना चाहें वह चल सकते हैं, जो लोग मेरे साथ चलना चाहें वह चल सकते हैं। मेरी बहन डॉक्टर है और मेरा भाई इंजीनियर है। इसमें दो सेंटेंस जोड़ दिए, संयुक्त वाक्य बना दिया, और शब्द आ गया। वह मेहनती भी है और ईमानदार भी है। कैसा है, मेहनती भी है और ईमानदार। उसकी कितनी विशेषताएं हो गई, दो क्रियाएं उसकी दो वक्त, वह मेहनती भी है और ईमानदार। या तो मेरे साथ चलिए या अपने भाई को भेज दीजिए, या आप मेरे साथ चलिए या अपने भाई को भेज दीजिए। दो क्रियाएं आ गई, चलना और आने के लिए बोलना। प्रश्नवाचक वाक्य, इन वाक्यों को अंग्रेजी में इंटरोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस भी कहते हैं। इनमें वक्ता द्वारा कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता है। लिखित भाषा में प्रश्नवाचक वाक्यों की समाप्ति पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है उसकी समाप्ति पर, यह उसकी सबसे बड़ी पहचान है। प्रश्नों के आधार पर प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं। जिन वाक्यों में क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है, उन वाक्यों का उत्तर हाँ या ना में दिए जाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य भी कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। जिन वाक्यों में क्या शब्द आरंभ में आ जाता है या प्रारंभ में आ जाता है, तो उनका उत्तर हाँ या ना में दिए जाते हैं। अंग्रेजी में यस या नो आंसर क्वेश्चन कहा जाता है। दूसरे वाक्य में जिसमें प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना आदि वाक्य के बीच में आते हैं, तो वो उसमें कब का अर्थ क्या हो जाता है, समय, कहाँ, उसका स्थान का नाम हो गया, आप कहाँ पर हो, कब, समय का द्योतक हो जाता है, कहाँ स्थान का हो जाता है, कैसे, उसकी अवस्था कैसी है, क्यों, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों बुला रहे हो आप मुझे, किस लिए फोन कर रहे हो, कितना, मात्रा के लिए आ जाता है। एक भी कितनी मात्रा में कोई भी सामान मंगाना हो तो आप क्या, सामने वाले ये सामान ले आना, तो सामने वाला पूछेगा कितना या कितने, तो आदि वाक्य के बीच में आते हैं, तो वो क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे हाँ या ना उत्तर वाले प्रश्नवाचक और जटिल वाक्य, कठिन वाक्य। क्या आप खाना खा चुके हो, तो आप क्या उत्तर दोगे, हाँ या ना। क्या तुम घर चलोगी, हाँ या ना। क्या शीला बीमार है, जटिल वाक्य। क्या आप यहीं रुकेंगे और आपका बेटा मेरे साथ जाएंगे, आप यहीं रुकेंगे और आपका बेटा मेरे साथ जाएगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी और मुझे कुछ दिलाओगी, आप बाजार जा रहे हो तो आप मम्मी से पूछो, आप मेरे साथ चलोगी, मुझे कुछ बाजार से दिलाओगे। क्या शीला बीमार है और वह अस्पताल में है। इसमें एक से अधिक क्रियाएं हैं। प्रश्नवाचक शब्द में आने वाले सरल और जटिल वाक्य, तुम कब आए थे, तो इसमें समय का द्योतक हो गया, तुम कब आए थे, आप किससे बात कर रहे थे, तुम्हारी शादी कब हुई,
तुम दिल्ली से कब आए थे और कहाँ ठहरे थे? 2 क्वेश्चन पूछ लिए। वह कौन था और आप उससे क्या बात कर रहे थे? वह कौन था, आप उससे क्या बात कर रहे थे? तुमने क्या बताया? तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी शादी कब हुई? तुमने बताया क्यों नहीं ये कि तुम्हारी शादी कब हुई? तुमने मुझे कोई समय नहीं बताया, कभी बुलाया भी नहीं, और तुम्हारी शादी कब हुई? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, एक के साथ में 2 क्वेश्चन पूछे जाएं तो वो जटिल वाक्य हो जाते हैं। एक ही साथ में 2 आंसर जानने के